नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं और सामने आप पैनल पर देख रहे होंगे आखिर यह टॉपिक क्या है। दरअसल छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में एक नक्सलवादी हमला हुआ है और इसमें कुछ जवानों की जान गई है ना। और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज की चर्चा में हम इस पर हॉलिस्टिक बातचीत करेंगे, एक व्यापक स्तर पर बातचीत करेंगे। सामने आप इस तस्वीर से समझ पा रहे होंगे कि आखिर यह हमला कितना अधिक भयावह था, है ना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, इस पूरे वाक्यों को समझने से पहले आप सभी के लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि स्टडी IQ IAS हिंदी फाउंडेशन का जो चौथा बैच है ये शुरू हो चुका है। 30 अप्रैल तक इस बैच में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है और शाम में 6 बजे से प्रतिदिन इसकी कक्षाएं चल रही हैं, है ना। पॉलिटी के साथ इसकी कक्षाएं शुरू की गई हैं। तो यदि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने को इच्छुक हैं और GS का कंप्लीट पाठ्यक्रम पूरा करना चाहते हैं तो आप सभी का इस बैच में हार्दिक स्वागत है। और इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आपको दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। यदि आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको ₹18,999 में इस कोर्स में आसानी से एडमिशन मिल सकता है। करना केवल यह है कि चुपचाप से सीधे स्टडी IQ की ऐप या फिर उसकी वेबसाइट को विजिट करना है। इस फाउंडेशन कोर्स के बारे में जानकारी वहां पर आपको मिल जाएगी और देन फिर इस कोड का इस्तेमाल करते हुए एडमिशन ले लेना है ना। केवल 30 अप्रैल तक ही इसमें एडमिशन ओपन है। इस लिहाज से आज की तारीख 27 हो गई है, इसलिए आपके लिए यह अवसर अभी भी है। आप इसका फायदा उठा सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान इस हमले में शहीद हुए, है ना। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, ठीक है। और इस हमले में ध्यान रखिएगा कि कुछ वैसे जवान, कुछ वैसे सिपाही भी शामिल थे जो पहले नक्सलवादी गिरोह में तो शामिल थे लेकिन बाद में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था और उनको सिपाही के तौर पर या फिर जवान के तौर पर इसमें भर्ती की गई थी और वे भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। तो उनकी भी हत्या, जाहिर सी बात है कि वो भी इसमें शामिल थे इस टुकड़ी में, तो उनकी भी जान चली गई, है ना। तो यहां पर इस बात को थोड़ा सा आपको समझना है। और माना जा रहा है कि बीते लगभग 2 सालों में यह इन नक्सलवादियों का सबसे बड़ा हमला है, ठीक है। यहां पर इस बात को समझिए कि हुआ क्या, क्यों इन पर अटैक किया गया। तो दरअसल हुआ ये कि इस टुकड़ी को DRG यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड को जब इस बारे में जानकारी मिली कि दांतेवाड़ा के एक पार्टिकुलर एरिया में, पार्टिकुलर रेंज में कुछ नक्सल गतिविधियां हो रही हैं, जब इन्हें इस बात की जानकारी मिली कि भाई ऐसी सुगबुगाहट है, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए यह टुकड़ी रवाना हुई और नक्सलवादियों ने घात लगा करके इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED के माध्यम से इनके वाहन पर हमला बोल दिया और इनको अपनी जान गंवानी पड़ी, है ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि समाचारों में ये आया है कि जब भी इस तरीके की कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलती है ऐसी नक्सलवादी गतिविधियों के विरुद्ध, तो फिर एक पूरा का पूरा इंटेलिजेंस तंत्र काम कर रहा होता है और सब कुछ जब अनुकूल रहता है तभी ये वहां पर जाते हैं, है ना। ये जो सैन्य टुकड़ी है वहां पर जाती है ताकि इनको कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीड्योर था उसको फॉलो नहीं किया गया, है ना, फॉलो नहीं किया गया, है ना। ऐसी आशंका जताई गई है कि ये जो SOP है, स्टैंडर्ड
ऑपरेशन प्रोसीड्योर, यानी कि समझ में आ रही है बात ना आपको? स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीड्योर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भाई इस ऑपरेशन को करने के लिए, इस अभियान को सफल करने के लिए जो व्यवस्था, जो प्लान किया गया होगा, उस प्लान को सही तरीके से अंजाम नहीं दिया गया और इसका खामियाजा इन जवानों को भुगतना पड़ा, है ना? स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीड्योर को फॉलो नहीं करने का यह खामियाजा भुगतना पड़ा इनको, और निश्चित तौर पर यह एक दुखदायक घटना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि नक्सलियों के द्वारा टीसीओसी को अंजाम दिया जाता है। टीसीओसी का मतलब दोस्तों यह है कि टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। इसको ध्यान से समझिएगा, है ना? टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन, टीसीओसी, ये जो अभियान है नक्सलियों के द्वारा चलाया जाता है अक्सर फरवरी से लेकर करके जून माह के बीच में, और इसके तहत ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर, जो भी सुरक्षा बल होते हैं, जो भी सैन्य बल होते हैं, जो किसी पार्टिकुलर रेंज में गश्ती कर रहे होते हैं, उन पर ये हमला करते हैं, है ना? अपनी सक्रियता को दर्शाने के लिए, अपने प्रभाव को दर्शाने के लिए, और इस अभियान के तहत ही इस तरीके के हमले को भी अंजाम दिया गया है। और ये जो टाइम इंटरवल मैंने आपको बताया, सामान्य तौर पर फरवरी से जून का इसलिए चुना जाता है क्योंकि इस दौरान क्या रहती है, सामान्य तौर पर गर्मी का महीना रहता है, और दांतेवाड़ा का जो रीजन है, छत्तीसगढ़ का ये जो दांतेवाड़ा का रीजन है, घने वनों वाला क्षेत्र है। पहले इसको आपको मैं बताऊं कि पहले इसको दंडकारण्य के तौर पर भी जाना जाता था, इस पार्टिकुलर रीजन को दंडकारण्य। रामायण में आपने दंडकारण्य का नाम सुना होगा, है ना? तो यह जो रीजन है घने वनों वाला क्षेत्र है, और ऐसे में जुलाई अगस्त के महीने में तो बारिश होती है, दलदली स्थिति रहती होगी। तो ये लोग इस पार्टिकुलर समय में, फरवरी से लेकर करके जून वाले समय में ही इस तरीके के कैंपेन के माध्यम से और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला बोलते हैं, और ऐसा ही हमला इन पर भी किया गया, है ना? तो इस पूरे मामले को अभी तक आपने समझ लिया होगा कि अच्छा हुआ क्या और क्यों हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसको विस्तार से समझते हैं। एक रिपोर्ट की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म LWE में 2022 में बड़ी कमी देखी गई, लगभग 70% से भी ज्यादा की कमी देखी गई, है ना? अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि सर LWE क्या है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का मतलब क्या हुआ? देखो, इसके बहुत अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको यह समझ लेना है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वामपंथी उग्रवाद, है ना? और ये लोकतांत्रिक पहलुओं को महत्व नहीं देते हैं, लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, है ना? ये हिंसक क्रांतिकारी गतिविधियों को महत्व देते हैं, है ना? बात समझ में आ रही है? और ये सामान्य तौर पर माओविस्ट या माओवादी कहलाते हैं, है ना? माओ त्से तुंग एक महत्वपूर्ण नेता रहे थे चीन के, और उन्हीं की विचारधारा को ये फॉलो करते हैं। माओविस्ट इसलिए भी कहा जाता है, माओवादी उग्र विचारधारा को ये अपनाते हैं, है ना? सरकार के विकास को, सरकार के द्वारा किए जा रहे किसी भी प्रकार के प्रयास को ये नकार देते हैं, है ना? और ये अपने महत्व को या अपना जो प्रभाव है इसी को अधिक से अधिक दर्शाने की कोशिश करते हैं इन पार्टिकुलर रीजन में। और सामान्य तौर पर इनकी जो भूमिका होती है ये उन क्षेत्रों में होती है जहां पर जनजातीय क्षेत्र हैं,
जहां पर जनजातियां निवास करती हैं, जहां पर पिछड़ा इलाका है ना, जहां पर विकास अभी तक सही तरीके से नहीं पहुंचा है, उन क्षेत्रों में उन लोगों की संवेदनशीलता का, वहां की सामान्य जनता की संवेदनशीलता का नाजायज तरीके से लाभ उठाने की कोशिश भी की जाती है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो कि आपको समझने की आवश्यकता है। लेकिन जो रिपोर्ट आई उसमें यह कहा गया कि भाई इसमें कमी आई है ना, सरकार के प्रयास से, विकास कार्य में वृद्धि से, बढ़ोतरी करने से इस तरीके के वाक्य में कमी आई है ना। हालांकि हिंसक वारदातों में बढ़ोतरी भी हुई है और इन लोगों ने एक जो रणनीति अपनाई वो ये अपनाई कि पहले ये क्या करते थे कि बड़े बड़े कैंप में, बड़े बड़े सैन्य शिविर में सीआरपीएफ के कई सारे जवान पहले मारे गए हैं, है ना। इस तरीके की वारदातों में बड़े बड़े कैंप में ये हमला कर देते थे। अब ये क्या करते हैं, अब इन्होंने अपनी रणनीति में थोड़ा सा बदलाव किया है और ये किया है कि छोटे छोटे एम्बुश करते हैं। एम्बुश मतलब जो मुठभेड़ होता है या फिर जो घात लगा करके हमला किया जाता है, तो छोटे छोटे हमले ये कर रहे हैं और अधिक संख्या में कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर इसको समझने की आवश्यकता है कि हिंसक वारदातों में बढ़ोतरी देखी गई है। अब फिर सवाल यह भी उठता है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या फिर जो वामपंथी उग्रवाद है, इससे संबंधित जो आधारभूत कारण है वो क्या हो सकते हैं। देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है यहां पर आप सावधानी से समझिएगा, इसलिए मैं इसको विस्तार में बता रहा हूं। ये जीएस के पेपर 3 में यह जो टॉपिक है निश्चित तौर पर अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी का जो सेक्शन है जीएस के पेपर 3 में, मेंस एग्जामिनेशन में, उस कंटेक्स्ट में इसकी भूमिका हो जाती है। और इस पार्टिकुलर टॉपिक पर लगभग 3 से 4 बार सवाल आईएएस के मेंस एग्जामिनेशन में जीएस में पूछा जा चुका है। आप पलट करके एक बार देख लीजिएगा। इस पार्टिकुलर टर्म को मद्देनजर रखते हुए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को फोकस करते हुए या फिर नक्सलवादी गतिविधियों को फोकस करते हुए सवाल आईएएस के मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इस लिहाज से यह टॉपिक निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है ना। अभी आगे मैं एक सवाल से आपको रूबरू भी करवाऊंगा जो कि आईएएस मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया था 2020 में, है ना। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है आंतरिक सुरक्षा का मामला है और आंतरिक सुरक्षा का मामला है तो ये तो जीएस के पेपर 3 में है ही। क्लियर। तो आधारभूत कारण की यदि हम बात करें तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स निकलते हैं, जैसे कि सामाजिक स्तर पर। सामाजिक स्तर पर यदि जो जनजातीय इलाके हैं, जो जनजातीय लोग हैं, उनको यदि पृथकता महसूस होती है, उनको यदि अलगाववाद महसूस होता है, तो फिर वे इस तरीके की भावना, इस तरीके की जो गतिविधियां हैं, गुटबंदी है, इसमें ये शामिल होने की कोशिश करते हैं, है ना। तो सामाजिक स्तर पर अलगाव की स्थिति, है ना। इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर उपयुक्त पहुंच नहीं, और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक मूवी आई थी 4-5 साल पहले की तो बात जरूर होगी, राजकुमार राव जी ने उस मूवी में पार्टिसिपेट किया है और पंकज त्रिपाठी सर ने पार्टिसिपेट किया है, और उस मूवी का नाम है न्यूटन, है ना। न्यूटन मूवी में नक्सल क्षेत्र में किस तरीके से प्रशासनिक तंत्र अपने आप को असहाय पाती है और किस तरीके से वहां पर मतदान की कोशिश सेना की सहायता से, वहां के पारामिलिट्री फोर्स की सहायता से करने की कोशिश की जाती है, इसके बारे में उसमें बताया गया है। तो प्रशासनिक स्तर पर कई बार असहायता या फिर असहाय होने की स्थितियां भी देखी जाती हैं, जिसके कारण इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा मिलता है ना। इसके अलावा जनजातीय दृष्टिकोण, है ना, जनजातियों के प्रति यदि आप अटैचमेंट नहीं रखेंगे, यदि आप उनके साथ संपर्क नहीं रखेंगे,
तो फिर वे क्या करेंगे? उनको तो भाई जीने के लिए भोजन चाहिए, भोजन की उपलब्धता उनको हो नहीं रही है, रोजगार उनके पास में है नहीं, पैसा उनके पास में है नहीं। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या फिर जो नक्सल गिरोह हैं, ये इनको सहायता करते हैं, है ना, इनको पैसा देते हैं, इनको भोजन देते हैं, इनका समर्थन पाते हैं, इनकी संवेदना का लाभ उठाते हैं, है ना। और इस लिहाज से ये चीजें इनको बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका भी निभाती हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था विकास नहीं यदि रहेगा, है ना, सड़क और जो आधारभूत आवश्यकता है, सड़क नहीं है ना, मोबाइल सुविधा नहीं है, दूरसंचार की कमी है, मोबाइल सुविधा तो खैर दूर की बात है, मोबाइल सुविधा नहीं है, दूरसंचार की कमी है, ठीक है। औद्योगिक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जो इस क्षेत्र में जनजातियां रहती हैं, वनों में निवास करती हैं, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के कारण उनको अपने जंगल पर जो स्वायत्त अधिकार था, जो स्वाभाविक अधिकार था, उन अधिकारों से उन्हें कई बार वंचित होना पड़ जाता है। जो वे उत्पाद बेच सकते थे और उससे कुछ धनार्जन कर सकते थे, वह उत्पाद बेचने में उनको दिक्कत महसूस होती है। तो ऐसे में इस तरीके से इन नक्सल गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जो कि आपको समझने की आवश्यकता है। कुछ बातें मैंने लिखी हैं, कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, बोल कर करके उसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चल, अब प्रश्न ये उठता है कि भाई इस पूरे मामले में क्या हमारे पास में ऑप्शन है ना। समस्याएं तो हैं ही, उसका समाधान होना चाहिए। देखो, आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये बात तय मानकर चलिए, मैंने बारंबार कहा है, कई बार कहा है अलग अलग वीडियोज में, कि आप समस्या को समस्या के तौर पर नहीं लीजिए, उसको चुनौती के तौर पर लीजिए, है ना। जब आप समस्या को चुनौती के तौर पर लेते हैं तो उसका समाधान भी आप ढूंढने के लिए तत्पर होते हैं, सक्रिय होते हैं। समस्या का रोना नहीं रोना है ना। समस्या को एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करना है और देन फिर उसका समाधान, वाजिब समाधान ढूंढना है। और वैसे ही स्थिति यहां पर भी आपको अपनानी है। जब भी आप इस तरीके के सवालों का जवाब दें तो फिर एक सकारात्मक परिवर्तन के साथ, सकारात्मक सोच के साथ इसका निष्कर्ष लिखें, है ना। ठीक है, तो विकल्प पर यदि हम ध्यान दें, सबसे पहले भारतीय संविधान इस मामले में क्या कुछ गतिविधियां अपनाता है ये भी समझिए। देखो, अनुच्छेद 244 के जो प्रावधान हैं उसको समझने की आवश्यकता है ना। अनुच्छेद 244 में दो क्लॉजेस हैं, अनुच्छेद 244(1) और अनुच्छेद 244(2). अनुच्छेद 244(1) में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, इसके बारे में कहा गया है, ठीक है। और ये जो क्षेत्र हैं, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से अलग माने जाते हैं, ठीक है। इन क्षेत्रों में असम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम के क्षेत्र शामिल नहीं हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन की बात इसमें जब की गई है, तो अब प्रश्न यह भी उठता है कि भाई अनुसूचित क्षेत्र के बारे में कौन निर्धारित करता है। तो ये भारत के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा निर्धारित किया जाता है ना। इन अनुसूचित क्षेत्रों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जो जनजातियां रहती हैं, उनके प्रशासन की बात इसमें की गई है।
और इस लिहाज से इस अनुच्छेद से संबंधित प्रावधान को फॉलो करने की आवश्यकता है। इसमें टीएसी, ध्यान से समझिएगा, टीएसी यानी कि जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन की बात की गई है ना, क्षेत्रीय विकास की बात की गई है। ओके, और साथ ही इस पार्टिकुलर रेंज में जो भूमि है, जो लैंड है, उसके हस्तांतरण के संबंध में जो गवर्नर साहब होते हैं इन राज्यों के, उन राज्यों के गवर्नर, जो राज्यपाल महोदय को ही अधिकार दिया गया है कि वे ही भूमि हस्तांतरण को लेकर करके फैसला लेंगे, है ना, और उन्हीं के माध्यम से इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है। तो ये सारी बातें इसमें की गई हैं। और इस पार्टिकुलर रेंज में यदि हम कहें, ये सभी 4 राज्य तो इसमें शामिल नहीं है, तो अब सवाल ये उठ सकता है कि भाई कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं। तो इसमें लगभग 8-10 राज्य शामिल हैं। उनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, है ना, तेलंगाना, ये सभी जो राज्य हैं, ये सभी राज्य आ जाते हैं, है ना। तो इस बात का इसमें ध्यान रखा गया है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 244 का क्लॉज 2 है, इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से संबंधित चर्चा की गई है, इन क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। तो हम इस पर यदि ध्यान दें, अनुच्छेद 244 का 1, तो उसके अंतर्गत ये जो पूरा का पूरा नक्सल क्षेत्र है, जिसमें झारखंड भी शामिल है, छत्तीसगढ़ भी शामिल है, आंध्र प्रदेश भी शामिल है, ओडिशा भी शामिल है, इन सभी को इसमें आप समझ सकते हैं, है ना। तो इन प्रावधानों को लागू करने पर फोकस करना चाहिए। और इस संदर्भ में इससे जुड़ी समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015 में लाई गई थी, है ना। और इसके तहत कोशिश की गई कि विकास को बढ़ावा दिया जाए, है ना। साथ ही यह कोशिश की जाए कि जो बहुपक्षीय रणनीति है उसको अपनाया जाए। साथ ही जो स्थानीय समुदाय हैं उनके अधिकारों को महत्व दिया जाए, है ना। ये बातें इस नीति के तहत की गई। इसके अलावा समाधान नाम से भी एक व्यवस्था शुरू की गई। इसमें इस का मतलब है स्मार्ट लीडरशिप, है ना। ए का मतलब है एग्रेसिव स्ट्रेटजी, आक्रामक स्ट्रेटजी अपनाई जाए इनके विरुद्ध। एम का मतलब है मॉनिटरिंग की जाए और निगरानी, निगरानी का मतलब मॉनिटरिंग हुआ ना, मॉनिटरिंग और ट्रेनिंग, प्रशिक्षण बेहतर तरीके से दिया जाए, ठीक है। फिर ए का मतलब है एक्शनेबल इंटेलिजेंस, है ना, इंटेलिजेंस का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा है डैशबोर्ड बेस्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज और की इंडिकेटर्स, पॉलिसी इंडिकेटर्स को महत्व दिया जाए, है ना। और इसके अलावा है एच, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। इसके अलावा ए है एक्शन बेस्ड थिएटर, यानी कि सक्रियता के साथ पार्टी को हर क्षेत्र में सक्रियता को महत्व दिया जाए। इसके अलावा इन है
इनका मतलब नो एक्सेस टू फाइनेंस, यानी कि इनको पैसा नहीं दिया जाए। पैसे की व्यवस्था यदि आप करने देंगे, इनके पास में धन मिलता रहेगा कहीं ना कहीं से, तो फिर उस धन का इस्तेमाल ये हथियारों को सुसज्जित करने में कर सकते हैं, हथियारों का जखीरा तैयार करने में कर सकते हैं। और जब हम इन बातों को अपनाएंगे तो फिर इनके अगेंस्ट में हम बेहतर तरीके से प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा माओवादी विरोधी नीति की भी बात छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल के समय में की है ना। और इसने ये कहा है कि भाई जो भी लोग, मान लो कि छत्तीसगढ़ के बाहर से कोई व्यक्ति आकर करके वहां पर रह रहा है और वो माओवादी हमले का शिकार हो जाता है, तो उनको क्षतिपूर्ति, उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, है ना। क्षतिपूर्ति किन लोगों को, ये मैंने आपको बता दिया, जो भी राज्य से बाहर के लोग आकर करके माओवादी हमले का शिकार हो रहे हैं, है ना। इसके अलावा जो भी व्यक्ति आत्मसमर्पण कर देता है, आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी का पुनर्वास और 25,000 रुपए उसको देने की भी बात सरकार के माध्यम से की गई है। ये सब बातें इस नीति के अंतर्गत लागू करने की बात की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से, है ना। इसके अलावा ऑपरेशन ग्रीन हंट की शुरुआत की गई थी वर्ष 2008-9 में, ठीक है, नक्सली क्षेत्र में। और साथ ही ERMS यानी कि एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल की व्यवस्था की गई, जिसमें से जो नक्सली जिले हैं, नक्सली क्षेत्र में लगभग 90 जिलों में इस तरीके के मॉडल स्कूल की व्यवस्था कर करके वहां पर लोग, जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा ये सब जो योजनाएं चल रही हैं, इसको समझिए। इसके अलावा ADP एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के माध्यम से, जो आकांक्षी जिला प्रोग्राम है, नीति आयोग के माध्यम से इसको संचालित किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के माध्यम से भी जो नक्सली क्षेत्र के जिले हैं, है ना, जिलों में आधारभूत विकास की कोशिश की जा रही है ना। वहां पर सड़क की पहुंच सही तरीके से हो सके, मोबाइल कनेक्टिविटी हो सके, दूरसंचार की कनेक्टिविटी हो सके, इंटरनेट की सुविधा वहां पर दी जा सके, लोगों को रोजगार दिया जा सके, है ना। ये सब गतिविधियां अपनाई जा रही हैं। इसके अलावा और भी कई सारे विकल्प हैं जिसको आप समझ सकते हैं। जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, इनकी संख्या, इनको और अधिक सुसज्जित किया जाए, है ना। IED के माध्यम से जो विस्फोट होता है, इसको ट्रैक करने का, इसको ट्रेस करने का, इसको समाप्त करने के लिए जो उपक्रम हो सकता है, जो विकल्प हो सकता है, उसको अपनाया जाए, है ना। जो भी जिस माध्यम से, चाहे वो राजनीतिक माध्यम हो, चाहे वो गैर राजनीतिक माध्यम हो, जिस माध्यम से भी इनको हथियार या फिर वित्तीयन होता है, उसको चेक किया जाए, उसको निस्तेनाबूद किया जाए। ये सब जो जब विकल्प अपनाए जाएंगे एप्रोप्रिएट वे में, तो निश्चित तौर पर जो ये हिंसाजनक गतिविधियां देखी जाती हैं, इससे निजात मिल सकती है ना। तो आज की चर्चा में मैंने नक्सलवादी गतिविधियों के बारे में विस्तार से आपको बताने की कोशिश की कि क्या महत्वपूर्ण कारण सामने आते हैं, क्या इससे संबंधित विकल्प हैं, अपनाए जा रहे हैं और अपनाने की जरूरत है। ठीक है, आज की चर्चा में इतना ही। इस चर्चा के आधार पर इस सवाल को बनाने की कोशिश कीजिएगा। 2020 में 15 नंबर का यह सवाल पूछा गया था, 250 वर्ड में। सवाल था कि भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या हैं, क्या डिटर्मिनेंट्स है, क्यों ये उग्रवादी विचारधारा यहां पर पनपती है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया जो आधारभूत कारण थे। प्रभावित क्षेत्रों में खतरों के प्रतिकारार्थ भारत सरकार, नागरिक प्रशासन एवं सुरक्षा बलों को किस सामरिकी को अपनाना चाहिए। तो भारत सरकार के स्तर पर क्या राष्ट्रीय नीति अपनाई जा रही है, ये आप बता सकते हैं। समाधान के बारे में मैंने जिक्र किया। ERMS के बारे में आप बता सकते हैं, है ना। ऑपरेशन हंट के बारे में आप बता सकते हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो माओवादी विरोधी नीति अपनाई गई है इसके बारे में बता सकते हैं, है ना। हालांकि यहाँ ध्यान रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ सरकार ने नीति अभी अपनाई नहीं है कंप्लीटली, इसको अभी ड्राफ्ट के तौर पर, प्रारूप के तौर पर कैबिनेट के सामने रखा है, इसको अभी पूरी तरीके से मंजूरी नहीं मिली है वर्तमान में जो स्थिति है ना। तो इन सभी को आप इस तरीके के उत्तर में शामिल कर सकते हैं, और ऐसे कई सारे प्रश्न आने वाले समय में भी बन सकते हैं, क्योंकि इस चुनौती का अभी तक पूरी तरीके से समाधान नहीं हो पाया है ना। तो आज की चर्चा में हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए। मुझे उम्मीद है कि यह चर्चा आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको ये चर्चा पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, DILIP.KUMAR@01, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मैं जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती है वो इस पर मैं सेंड करता रहता हूं, है ना। तो आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।